तो जैसा कि आप समझ गए होंगे पार्ट वन में कि एंगल्स का मतलब आप सीधे ये समझ सकते हैं कि जिन भी लाइंस के बीच में आप एंगल्स नाप रहे देख रहे हैं उनका सीधा मतलब है कि आप उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक सर्कल इमेजिन कीजिए जिसका रेडियस बाइसेक्ट लाइंस जहाँ बाइसेक्ट हो रही हैं उसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो जितना बड़ा आपका सर्कल जो आर्क है वही उस एंगल है आपका। ये अगर आप याद रखें तो हमेशा आपको आसानी होगी जब भी आप कोई बड़ी इक्वेशन वगैरह देखें जिसमें भी एंगल या थीटा वगैरह का यूज़ होता है, क्योंकि मुझे ये बहुत दिक्कत होती थी कि एंगल्स को जिन भी जैसे भी रिप्रेजेंट करा जाता है, जैसे थीटा हो गया, साई हो गया, फाई हो गया, तो जब इनकी इक्वेशंस बनती जाती थी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी इक्वेशंस होती थी, जैसे किसी भी वेव फंक्शन के बारे में वेव फंक्शंस हों या क्वांटम फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में भी आपका यूज़ होता है। तो इन एंगल्स को समझने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि कभी कभी लगता है तो बस एक ये जैसे कहते हैं ना काला अक्षर भैंस बराबर, उसके जैसा समझ में आता था कि थोड़े टाइम तक तो है, 2-3 इक्वेशन तक तो नीचे तक समझ में आता था, उसके बाद से फिर गायब होने लगता था कि ये क्या है, ये क्या है, थीटा क्या है, फाई है क्या है, और इक्वेशंस कैसी बन रही हैं, क्या चल रहा है, वो कुछ नहीं समझ में आता था। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि मैथ्स में आजकल जैसे पढ़ाई जाती है उसमें कोई फीलिंग्स के बारे में कुछ इमोशनल अटैचमेंट रह ही नहीं गया, तो उसमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम रिलेट नहीं कर पाते। जैसे ये चारों या 5 उँगलियां कह दें, एक अंगूठ 4 उँगलियां और एक अंगूठे को जोड़ के कहें, तो इन उंगलियों के बीच में भी एक एंगल बनना है। जैसे ये हम लोग का फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, इनमें ये हम लोग को 90 डिग्री ऐसे पढ़ाया जाता था। तो अब जैसे यहाँ पे आप अगर मैं मान लूँ मेरी रिस्ट पे जो कि मेरी कलाई है वो मेरा सर्कल का सेंटर है, तो वहाँ से अब मैं इन एंगल्स को अगर नापूं तो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री है, और ये तीनों आपस में 90 डिग्री हैं। तो ऐसे करते करते आपको जब लगेगा कि आप एंगल्स देखें या कई बार आप अपने आप को महसूस करें हाथों कि हाँ ये एंगल्स होते हैं, ऐसे ये सर्कल आपको बार बार दिखने लगेगा। तो जब भी आपको ये सर्कल दिखने लगेगा तो आपको खुद अपने आप से समझ में आने लगेगा इन इक्वेशंस का असली मतलब क्या है, क्योंकि स्कूल्स में हम लोग को ये सब नहीं पढ़ाया जाता, और जो इस फील्ड में काम करते हैं उनको ये नेचुरली आने लगा, उनको ये बातें अपने आप नेचुरली समझ में आने लगी, क्योंकि उन्होंने शायद सोचा हो या कुछ उनको इंस्पिरेशन मिली हो जिससे उन्होंने ये बातों को समझा, इस वजह से वो इक्वेशंस पे ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, बजाय हम लोग के जो रट लेते हैं उसके बाद वो सीधे फॉर्मूले में फ्रेम करने की कोशिश करते हैं, और अगर सॉल्व हो गया तो भगवान की कृपा, नहीं हुआ तो भगवान भरोसे। तो एंगल्स यहाँ पे मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी इसके बाद मैं साइन थीटा और कॉस थीटा इनसे जो इक्वेशंस बनती हैं कैसे काम करते हैं उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। हाँ, एक बात और है कि जैसे मैथ में लोग अक्सर कहते हैं ना कि प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको वो समझ में आने लगेगा, आपको नेचुरल हो जाए इस वजह से। लेकिन जब तक आप कितनी प्रैक्टिस कर लें, लेकिन अगर आपको वो कभी समझ में नहीं आया तो वो एक रट्टू तोता वाली चीज़ हो जाएगी, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपको समझ में आने लगा तो आपकी चाहे प्रैक्टिस भले ही कम हो लेकिन आप समझ सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को। मेरे साथ तो वही है, 10th में साइन थीटा कॉस थीटा ये सब एंगल्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं, ज़्यादा फोकस होता है। 11th-12th में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आ जाता है, उस पर भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा। लेकिन जैसे काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर कुछ आपको पता नहीं, बस आपको बता दिया जाए एक ट्रायंगल बना लो, उससे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, ये टैन थीटा हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये सब आप फॉर्मूला आपको रटा दिए गए। फिर अचानक से आप 11th-12th में पहुंचते हैं, साइन थीटा अचानक से साइन कर्व आने लगता है, कॉस कर्व आने लगता है, टैन के अलग कर्व्स होने लगते, ग्राफ में आने लगता है। और जबकि आपने पढ़ा है कि साइन थीटा ट्रायंगल में बनता है, तो अब ये ट्रायंगल
उसी में आपकी एक साइन कर्व का वेव चल रहा है। तो ये बातें फिर समझ में नहीं आती हैं और कोई जल्दी रिलेट करके बताता भी नहीं हो, वरना बता पाता है। काफ़ी लोग हैं जो नहीं बता पाएंगे आपको। फिर बस आखिरी रास्ता क्या है? बैठो और खुद ही सोचो, तभी होगा। तो बस वही करा है। तो इतना तो समझ में आने लगा। अब साइन थीटा कॉस थीटा इन सब में तो कभी दिक्कत नहीं होती मुझे। हाँ, इनवर्स फंक्शन हो गए, रूट फंक्शंस हो गए, इनमें दिक्कत आती है अभी भी। तो भाई फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब बेसिक से शुरू करते। तो मैंने प्लस माइनस इनके ऊपर भी ध्यान देने की कोशिश करी कि ये क्या, ये मेरी वीक क्यों है। तो मुझे ये भी लगा कि जो नॉर्मल सी चीज़ें, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एडिशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, इनको सही से हम लोग समझाया नहीं गया है। नंबर्स हैं, अगर आप 1+0 कर रहे हैं तो ये 9 क्यों नहीं लिख सकते? आप नंबर ही तो हैं। कुछ भी आप जैसे भाषा लिखते हैं, काखा गागा अंगा, तो काखा गागा अंगा ही क्यों लिखते हैं आप? चा छा जा जा इया। तो इसमें तो आपसे कोई नहीं कहता कि आप कोई कह दे वर्ड बना दो कोई भी, उसकी मीनिंग हो ना हो। जैसे डिक्शनरी में हम लोग को अक्सर क्वांटिटेटिव के सवाल मिलते हैं कंपटीशन में, अगर आपने करा होगा तो उसमें करवाया जाता है कि आप कोई वर्ड फॉर्म कीजिए, आपको 3 अक्षर देते हैं तो आप किसी भी लेटर को कहीं पे भी आगे पीछे कैसे भी लगा सकते हैं, भले उसकी मीनिंग बनती हो या ना बनती हो। कई लोग नए टर्म्स कॉइन भी करते हैं, बिल्कुल नया टर्म बनाते हैं, उसकी मीनिंग वो देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। लेकिन मैथ में ऐसा क्यों नहीं होता नंबर्स में कि आप 1+9 करें तो आप सीधे उसको सिर्फ 13 लिख दें, 14 लिख दें? उसके मीनिंग क्या होता है ये आपको कभी नहीं बताया जाता है। तो जब आपको बताया नहीं जाता तो आप रट लेते हो। हाँ, लोग इतने सालों तक रटते आए, काम चल जाता है, और काम चल जाता है तो भाई बात ख़त्म। फिर और क्या ज़रूरत है आगे पता करनी? लेकिन अगर आप समझ लेंगे तो आपको रटने का काम कम हो जाएगा और गलती की मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जो आप कहते हैं ना कि स्टूपिड मिस्टेक, रेगुलर मिस्टेक, वो स्टूपिड नहीं है, वो हम लोग को बना दिया गया, इस वजह से ऐसे होती हैं। तो आगे के वीडियो में मैं उस पे भी लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।